स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन। सो उसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, राइट। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो है वो अ, अब जैसे क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि वो उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सरफेस ऑफ द सेल के ऊपर होते हैं। यानी कि ये जो चीज नजर आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। वो जो येलो कलर नजर आ रहा है ये वो फॉस्फोलिपिड्स हैं जो टेल्स की शक्ल में होती हैं। और ये जो ब्लू लेयर नजर आ रही है ये भी दूसरी फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ठीक है। तो अब ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, क्लास में मैंने डिस्कस किया था। और वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो भी होंगे या कोई भी वाटर सॉल्युबल दवाई होगी तो उसके जो हार्मोन्स होंगे वो हमेशा सरफेस ऑफ द सेल के ऊपर होंगे, ओके। सो लेकिन वो जो हार्मोन या उसको हम सिग्नलिंग सब्सटेंस बोलेंगे, उसे सिग्नलिंग सब्सटेंस किसी रिसेप्टर पर एक्ट करेगा तो जो फाइनल आउटकम होगा वो होगा सेलुलर रिस्पॉन्स। हार्ट बीट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरा जिस्म काम कर रहा है। तो वो जिस्म काम कर रहा है थ्रू द एक्शंस ऑफ द सेल्स। सेल्स आर प्रोड्यूसिंग सम actions. So those actions, if they are being produced by the water soluble signaling substance, अगर वो actions water soluble signaling substance से produce हो रहा है तो हर water soluble signaling substance किसी ना किसी सरफेस सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद एंड के ऊपर सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ये तो सादा सी कहानी हो गई। मतलब जैसे मतलब मैं कहूँ कि एक बंदा अमेरिका कहाँ कैसे पहुंचा तो आप तो बोल देंगे कि जहाज के जरिए से पहुंच गया। ये एक बिग पिक्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दरमियान में काफी ज्यादा तब उसी उसी चीज को अगर मैं अब काफी तफसील से बताना चाहूँ तो मैं कहूंगा जी, उसने सबसे पहले टिकट करवाई, टिकट करवाने के बाद फिर उसने पासपोर्ट पे वीजा लगवाया, फिर ये दो डॉक्यूमेंट लेकर वो एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट वो टैक्सी के जरिए से पहुंचा या यांगो करवा के पहुंचा। और यांगो करवाने के पहुंच गया, फिर उसके बाद उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद फिर वो वेटिंग लाउंज में जाके बैठ गया। फिर वो गेट के खुलने का इंतजार करने लगा। फिर उसके बाद मुसाफिर जब गेट पे फ्लाइट पहुंची तो फिर वो जहाज में बैठा। जहाज में बैठने के बाद मुसाफिरों को बैठना पड़ा। तो मैं अब उसको तफसील से चाहूँ तो मैं अब पूरी एक किताब लिख सकता हूँ, सफरनामा लिख सकता हूँ। लेकिन एंड नतीजा ये होगा कि वो बंदा यहाँ से अमेरिका पहुंच गया या मैं आपके साथ अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ। सो जो मैं अभी बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक सिग्नल आया और सिग्नल से एक आउटकम प्रोड्यूस होगा। सिग्नल से आउटकम बहुत इजीली प्रोड्यूस नहीं हो जाता, उसके दरम्यान में काफी इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं। और हम उन्हीं इंटरमीडिएट स्टेप्स के साथ खेल कर तमाम दवाइयां बनाते हैं। पहले समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है और फिर उसमें जो चेंज आया है या तब्दीली आई है या उसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर किसी का तेज हो गया तो हम पहले ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि उसका ब्लड प्रेशर तेज कैसे हुआ है। तो पहले पूरा सिग्नल से लेकर रिस्पॉन्स तक का जो सफर है उसको अच्छी तरह से समझना होगा। जब हम समझ पाएंगे तो समझने के बाद ये प्लीज जो भी कोई स्क्रीन को के ऊपर कर रहा है इस तरह से तो ना करे, ठीक है। तो वो मतलब जैसे इंटरप्शन, एनीवे सॉरी। तो जो ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ा, अब उसको हमें कम करना है तो उसको जो कम करने के लिए कोई दवाई देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें को प्रोटीन को ब्लॉक करना पड़ेगा जैसे बीटा ब्लॉकर, ठीक है। या फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। या पहले हमने साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स पढ़ लिए हैं और फॉस्फोलाइपेज ए 2 इनहिबिटर्स पढ़ लिए हैं, राइट। तो अब ओवरऑल क्या पता चला, सिग्नलिंग सब्सटेंस जो है वो रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। जब ये रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ, इस रिसेप्टर को हम वन हेलिक्स रिसेप्टर कहते हैं। तो ये आगे एक और चीज को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम एंजाइम है जो कि प्रोटीन है, विच इज कॉल्ड टायरोसिन काइनेज। तो टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। जब टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा तो जब भी लफ्ज काइनेज आए उसका मतलब है कि किसी ना किसी चीज की, किसी सबस्ट्रेट की फास्फोरिलेशन होगी। तो ये सबस्ट्रेट की फास्फोरिलेशन हो गई, सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेट हो गया। अब जब ये सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेट हो गया तो इसने एक्टिवेट किया, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि इसने एक्टिवेट किया और प्रोटीन काइनेजेस को। और प्रोटीन काइनेजेस को जब एक्टिवेट किया तो उनकी मसलन जैसे प्रोटीन काइनेज ए है, जी है, सी है और काफी ज्यादा और हैं, वो फॉस्फोरिलेट हो जाएंगे। और जब वो फॉस्फोरिलेट हो जाएंगे तो वो मॉडिफाई करेंगे कुछ एंजाइम्स को। और उच वो एंजाइम्स फिर आइदर
क्या करेंगे, साइटोस्केलेटन को मॉड्यूलेट करेंगे। मॉड्यूलेट करने का मतलब है चेंज करेंगे, जिसकी वजह से सेल कंट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, या फिर वो आगे किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को एंजाइम जो है वो चेंज करेगा, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इन दोनों चीजों की वजह से प्रोड्यूस होगा सेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है। तो मैं कहानी यहाँ से स्टार्ट की थी कि सिग्नलिंग सब्सटेंस रिसेप्टर के साथ जुड़ा, उसने टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट किया, उसने सबस्ट्रेट को फॉस्फोरिलेट किया, वो फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट ने फिर एक्टिवेट किया मजीद प्रोटीन काइनेजेस को, और वो मजीद जो प्रोटीन काइनेजेस हैं उन्होंने मॉडिफाई किया पहले से मौजूद एंजाइम्स को, और उन एंजाइम्स ने हमारे जो पाथवेज हो रहे हैं, जो सेकंड सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोनेोजेनेसिस है, एचएमपी शंट है वगैरह, तो उनको रेगुलेट किया मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया। ठीक है। और या फिर उसने साइटोस्केलेटन को, जो कि सेल्स जिससे बने हुए होते हैं, तो उसको चेंज किया, जिसकी वजह से सेल डिवीजन भी हो सकती है, सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, सेल रिलैक्स भी कर सकता है। तो ये, तो अल्टीमेटली इन दोनों चीजों की वजह से जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी सेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है। अगर ये राउट नहीं लेता वो, अगर ये इस रास्ते से वो नहीं पहुंचता, तो दूसरा रास्ता ये है कि प्रोटीन काइनेज खुद जो है वो काम करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तौर पर, और जो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो डीएनए के साथ किसी जगह पर जुड़ते हैं, प्रोमोटर साइट के ऊपर, और फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन करवाने के बाद फिर आगे वही ट्रांसलेशन होगी, और ट्रांसलेशन के बाद फिर प्रोटीन्स बनेगी। वो प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स भी हो सकती हैं, और वो प्रोटीन्स जो है वो साइटोस्केलेटन भी हो सकता है, या कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो सकता है जो कि सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये वाला जो काम है ये काफी लंबा है, जो कि बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जो कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स का मैकेनिज्म है। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स का मैकेनिज्म डायरेक्टली ये होता है कि उनका सेलुलर, उनका जो रिसेप्टर होता है वो यहाँ पर पड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के अंदर। सो दिस इज वन हेलिक्स रिसेप्टर। ठीक। अब इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंस दैट के इंसुलिन जो है, इंसुलिन लगाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। अब सिग्नल क्या है, इंसुलिन का प्रोड्यूस होना, और रिस्पॉन्स क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना। लेकिन ये इतना सादा नहीं है। तो ये इंसुलिन का बिल्कुल यही काम है, ऐसे ही काम करता है कि इंसुलिन ब्लड में आता है, ब्लड में आकर वो वन हेलिक्स रिसेप्टर के साथ अटैच करता है, उसके बाद वो टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करता है। टायरोसिन एक्टिवेट, जब टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होता है तो वो रिसेप्टर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, वो एक्टिवेट करता है मजीद प्रोटीन काइनेजेस को, वो एक्टिवेट करता है आयन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को। बेसिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो कि आयन चैनल्स की तरह काम करती हैं, वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स फिर ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। राइट। सो दैट वाज द वन स्टोरी। ठीक है। दूसरा, इसी तरह से सेम बिल्कुल इसी तरह से आयन चैनल्स काम करते हैं, लाइक पोटेशियम आया, सोडियम आया, कैल्शियम आया, क्लोराइड आया, मैग्नीशियम आया, कोई भी चीज ब्लड में आई, उसके वो आयन चैनल के साथ अटैच होगी, और सेल के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगी। और जब सेल्स के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एंजाइम्स को, और वो एंजाइम्स जो हैं वो मॉड्यूलेट करेंगे साइटोस्केलेटन को, या रेगुलेट करेंगे मेटाबॉलिज्म को, और ये दोनों चीजें सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। सेम थिंग। अब तीसरी चीज जो है वो है सेवन हेलिक्स रिसेप्टर, जिसको हम हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी बोलते हैं। अब ये अमूमन क्या होता है कि इसके साथ जी प्रोटीन लगी होती है, जी प्रोटीन इसके साथ जुड़ी हुई होती है, जब इसके साथ सिग्नलिंग सब्सटेंस नहीं जुड़ता। लेकिन जैसे ही सिग्नलिंग सब्सटेंस इसके साथ जुड़ता है तो ये जो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, पॉजिटिव का मतलब एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद या तो ये आयन चैनल को एक्टिवेट कर देती है, ओपन कर देती है, या फिर ये इफेक्टर प्रोटीन्स को या इफेक्टर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देती है, जिनका नाम है एडिनाइलाइल साइक्लेज, इसके अलावा एडिनाइल साइक्लेज के अलावा फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोलाइपेज ए2, गुआनाइलाइड साइक्लेज, उन प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देगी, जो कि बनाएंगे सेकेंडरी मैसेंजर्स, जैसे साइक्लिक एमपी है, साइक्लिक जीएमपी है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल है। अगर आप याद करो तो ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, या फिर एनोसिटोल फॉस्फेट 3 है, इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। कैल्शियम है, नाइट्रस ऑक्साइड है। जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं ये फिर एक्टिवेट करते हैं मजीद प्रोटीन काइनेसिस को, वो प्रोटीन काइनेसिस या फिर एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, और वो एंजाइम्स साइटोस्केलेटन को एक्टिवेट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं या रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, और जिसकी वजह से सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। या फिर वो प्रोटीन काइनेसिस फास्फोरिलेट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जरिए से नई प्रोटीन्स बनाएंगी, और वो नई प्रोटीन सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। So that is the purpose of the seven helix receptor. So ultimately, अगर मैं सेल सिग्नलिंग को समझना चाहूँ, तो सेल सिग्नलिंग ये है
कि एक वाटर सॉल्युबल चीज ब्लड में आती है, वो सेल के सरफेस के ऊपर जाके जुड़ती है और फिर सेल के अंदर बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से या तो मेटाबॉलिज्म तेज या स्लो या बिल्कुल खत्म हो जाता है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रहा है वो बिल्कुल बंद हो सकता है, वो स्टार्ट हो सकता है, वो तेज हो सकता है, वो स्लो हो सकता है, जिसकी वजह से सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, या फिर साइटोस्केलेटन जो है वो मॉड्यूलेट होता है जिसकी वजह से सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। सो जब मैं सवाल करूंगा एग्जाम के अंदर, सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि किस तरह से वाटर सॉल्युबल चीजें काम करती हैं। अब कोई भी अगर वाटर सॉल्युबल चीज अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने इंसुलिन की बात की, इसी तरह से ग्लूकागॉन की बात करते हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं। तो वो हार्मोन सारे इसी तरह से काम करेंगे। तो मैं सबका अलग-अलग से मैकेनिज्म नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ ये जानूंगा कि फॉर एग्जांपल जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किस रिसेप्टर के साथ और किन सेल्स के साथ जाकर अटैच होता है, और फिर वो रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और फिर जो अंदर का कैस्केड है ये भी लाइक साइंटिस्ट ने ओवर द पास्ट 70 to 80 years ये स्ट्रगल करके ये सारा समझने की कोशिश की है। अब इस पाथवे के अंदर हम किसी भी चीज को अगर बंद कर दें, मतलब मैं अगर इस आयन चैनल को स्टॉप कर दूं, ब्लॉक कर दूं, तो मैं कुछ कुछ सेल का रिस्पॉन्स होने को रोक सकता हूँ। तो अब जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाई है, तो वो जो बेसिकली क्या करती है, ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड कर देती है, वेसोडाइलेटर है। ठीक है। तो कैल्शियम जिसकी वजह से जब वेसल्स जब डायलेट करती हैं तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रूटीनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है फॉर द एम्लोडिपिन, इस तरह की दवाइयाँ। ठीक है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अब वो ब्लड वेसल जब खुलेगी या उस डायलेट करेगी, तो दैट मीन्स कि वो साइटोस्केलेटन जो है वो साइटोस्केलेटन जो है वो मॉड्यूलेट हुआ है। ठीक है। तो दरमियान में जो इंटरमीडिएटरी स्टेप्स हैं, तो बेसिकली बिग पिक्चर को समझना जरूरी होता है। और अगर हमें ये चीज समझ आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स किस्म के साइंटिफिक आर्टिकल्स जो गूगल स्कॉलर पे मिलियंस की तादाद में पड़े हुए हैं, उनको समझने में भी हमें बहुत आसानी हो जाती है। मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने अभी एक पेज है इसको आपने सिर्फ समझना है अच्छी तरह से, और ये समझना है कि फॉर इंस्टेंस अगर ये वाटर सॉल्युबल मैं कह रहा हूँ, तो कोई भी चीज जो अगर वाटर सॉल्युबल है, अगर मैं मिसाल तौर पर कहता हूँ कि एसिटामिनोफेन, तो एसिटामिनोफेन वाटर सॉल्युबल है, तो वो भी इसी तरह से काम करेगी। ठीक है। और अगर मैं कहूंगा कि मिसाल के तौर पर एस्प्रिन जो सर दर्द को कम कर देती है, या एस्प्रिन स्मॉल डोजेस में हो तो प्लेटलेट्स को या खून को पतला कर देती है, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने से रोकती है। तो वो अ, किस तरह से काम करती है वो हमें समझ में आ जाता है। तो आपको एज ए बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट ये समझने की जरूरत है कि ये मैकेनिज्म होता क्या है। तो ये लाजम अच्छी तरह से इसको समझ लेना है। कल क्लास में भी मैं एक दफा इंशाल्लाह फिर दोबारा से इसके ऊपर बात कर लूंगा, लेकिन अभी मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ और आपको ये रिकॉर्डिंग जो है भेज देता हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम, Usman and Yasir, and for coming in, and Bilal and Hassan. So here I conclude my discussion for today. And please be available tomorrow at 8 a.m. in the class. Right? I will see you in the class tomorrow, inshallah. Right? Okay, sir. Thank you very much. So there were a lot of people actually. If you have any questions, you can ask me. I'm just stopping.